हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल हमने एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड चीजें डिस्कस की थी एंड मैंने आपको विद सोर्स बताया था कि हमारी कंडीशन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कंडीशन है वो कैसी है, कौन सा स्टेट किस में फर्स्ट है, कौन सा लास्ट है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा और भी जो डेटा रिगार्डिंग होता है एग्रीकल्चर का वो हमने डिस्कस किया था। बट एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली जो मैंने आज अपने एग्री बी टेलीग्राम चैनल में दो क्वेश्चंस डाले थे अभी शाम को एंड मैंने देखा कि मैक्सिमम मतलब 50% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने उनको रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। मतलब आपने वो एग्रीकल्चर डेटा वाली वीडियो या तो देखी नहीं है या तो आपको वो डेटा पता नहीं है। सो वो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से स्टेट में प्रोडक्शन ज्यादा है, कौन से स्टेट में 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, उसके अलावा कौन सी कमोडिटी, ये सारी चीजें बेसिक होती है और आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जो इस साल एग्जामिनेशन हुए वहां पे ये सारे ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यानी ये क्वेश्चन भी नाबार्ड में मैंने कल भी आप लोग को बताया था। तो ये डेटा आप जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि क्वेश्चंस में भी रिपीट भी हो सकते हैं एंड अगर क्वेश्चन रिपीट ना भी हो तो आपको पता होता है कि ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर पढ़ के जाएं। ओके, इसके अलावा आपको हमारी साइट पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, इनको आप जरूर अटेम्प्ट करें। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अगेन यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये बहुत ज्यादा डीप यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आते आईबीपीएस एएफओ में, और ये जो टॉपिक है बहुत सुपरफिशियली टच होता है। मतलब जितना आप इकोनॉमी में कवर कर लेते हैं दैट इज सफिशिएंट। और बहुत ज्यादा लाइफ साइकिल्स पढ़ने की या फिर उसके साथ साथ आप बोटेनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम सारी चीजें याद कर रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। Okay, हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ आएगा एंड आई होप कि इस टाइप से आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिले। तो पहला क्वेश्चन है विच स्टेट इज हाईएस्ट तसर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो सबसे ज्यादा तसर सिल्क किस स्टेट में होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होगा जो सेरिकल्चर के अंदर हम 4 टाइप का सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? मलबेरी से जो सिल्क वॉर्म होता है बेसिकली वो इस पे फीड करता है, या तो मलबरी पे करता है या फिर तसर पे करता है या फिर मूंगा या फिर इरी। ओके, ये 4 टाइप का है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के सिल्क प्रोडक्शन होता है। मलबरी सबसे मेजर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तसर टाइप का है वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। अभी सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि मलबरी में जो सबसे फर्स्ट है स्टेट है दैट इज कर्नाटका एंड मूंगा एंड इरी में आसाम है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि वान्या सिल्क क्या होता है। ये आपको बताना है कि ये जो वान्या सिल्क है ये क्या चीज है, ये कौन सी कैटेगरी है सिल्क की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज रिलेटेड टू द बंगाल फेमाइन। ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की डिजीजेस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आयरिश फेमाइन हो, चाहे बंगाल फेमाइन हो या कोई दूसरे फेमाइन हो। इनसे रिलेटेड भी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्लैक रस्ट ऑफ पैडी एंड कॉफी रस्ट। ये सारी ही डिजीजेस, अगर ब्लैक रस्ट ऑफ पैडी को आप छोड़ दें क्योंकि ऐसा कोई रस्ट होता नहीं है, ये देखेंगे तो आप ये सारी ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की है, चाहे वो आयरिश फेमाइन हो चाहे फिर बंगाल फेमाइन हो। और यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है इट इज ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। तो ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस जो होती है वो हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजे की वजह से होती है, ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं। और जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं ये क्वाइट कंफ्यूजिंग होते हैं खैरा डिजीज के साथ भी। तो अगेन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमने अपने कंसेप्ट वाली चीजें डिस्कस की थी कि साइंस एंड सिम्टम्स में डिफरेंस होता है, साइन एंड सिम्टम में के बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन सा ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस है या कोई और दूसरी डिजीज है जिसकी वजह से ब्राउन स्पॉट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है एंड आप देखते भी हैं कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता है फार्मर्स को। और इसमें ये 3 दिन के अंदर अगर हम कंडीशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं या कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है तो 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी क्रॉप हमारी खराब हो जाती है। वो कंडीशंस क्या है मे बी आपको पता होंगे, नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं, बट अगेन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम्स के लिए, तो उसको आप अभी छोड़ सकते हैं। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है जिसकी वजह से लेट ब्लाइट पोटैटो होता है। सिमिलरली अल्टरनेरिया सोलेनाई, इसकी ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो लेट पोटैटो की डिजीज है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म अल्टरनेरिया सोलेनाई है। Then next question is hopper burn is result of the attack of following insect pest. hopper burn एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे हम कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं इंसेक्ट अटैक के या फिर प्लांट डिजीजेस के, तो हॉपर बर्न भी एक इंसेक्ट अटैक का
कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है ये। अगर मान लीजिए कोई एक बड़ा सा फील्ड है, यहाँ पे पैडी लगा हुआ है, अगर आप देखते हैं कि इस पूरे ये स्पॉट में सारे के सारे प्लांट ड्राई होने लग गए हैं, तो ये कौन सी डिजीज होती है या फिर ये किसकी वजह से होता है? ये डिजीज नहीं है, इंसेक्ट अटैक है। तो ये जो बीपीएच है, ब्राउन प्लांट हॉपर, वो क्या करता है, पैडी में आपको पता है सबमर्ज कंडीशंस होती है, वो नीचे नीचे जहाँ पे से स्टेम स्टार्ट होती है, वहां पे वो पूरे वहां पे बहुत सारे नंबर्स में लगे होते हैं और सारा का सारा सैप सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्लांट ऊपर ड्राई हो जाता है। और इसमें खास बात क्या होती है, क्योंकि ये चल नहीं सकते, हॉप कर सकते हैं, और आपको पता है सबमर्ज कंडीशन है, तो जो ट्रांसफर है वो काफी लिमिटेड होता है। अगर फार्मर इस जगह से गुजरे तो ये आगे को फैल जाता है। तो इसलिए जब भी कंट्रोल की बात भी आती है तो इसका कंट्रोल हमेशा से सर्कुलर डायरेक्शन में किया जाता है, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, ताकि ये यहीं पे सारे के सारे जो हॉपर्स हैं वो मर जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राउन प्लांट हॉपर। The next question is bacterial leaf blight of rice caused by the Xanthomonas oryzae can be identified by। तो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन है कि फील्ड कंडीशन में आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई जो लीफ ब्लाइट है वो पैथोजेनिक फंजाई की वजह से हुई है, बैक्टीरिया की वजह से हुई है, या फिर कोई दूसरा स्ट्रेस है, प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी से हुई है। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, जो बैक्टीरियल के केस में ऊस टेस्ट से कंफर्म होता है। ऊस टेस्ट में क्या करना होता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट बीकर या फिर कुछ भी बर्तन लेंगे, उसमें आप पानी डाल देंगे और जो भी इन्फेस्टेड पार्ट है, जो लीव्स है, उनको आप काट के इसमें डाल देंगे। तो जैसे ये एक टाइप का ऊज, मतलब एक टाइप के सिक्रीशन इससे होते हैं और बबल्स टाइप के, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये पैथोजेनिक फंजाई या फिर जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसके सिम्टम नहीं है। तो बैक्टीरियल टेस्ट के लिए बेसिकली ऊज टेस्ट किया जाता है। The next question is Western blotting is a technique for the detection of। तो बेसिकली जो टेक्निक्स होती हैं, ये टेस्ट होते हैं सैंपल को टेस्ट करने के लिए, ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट मटेरियल को जेनेटिक लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तब ये टेस्ट किए जाते हैं। बेसिकली ब्लॉटिंग्स होती हैं 4 डिफरेंट टाइप की, जिस टाइप से डायरेक्शंस है उसी टाइप से ब्लॉटिंग्स भी हैं। तो यहाँ पूछा है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए की जाती है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो हमारी प्रोटीन के लिए की जाती है, मतलब सैंपल में से अगर प्रोटीन को डिटेक्ट करना है तो ये किया जाता है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके, तो जो नॉर्थ होता है हमारा, दिस इज फॉर द आरएनए, सदर्न ब्लॉटिंग इज फॉर द डीएनए, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज फॉर प्रोटीन, एंड दिस इज फॉर डीएन सॉरी लिपिड। ओके, सो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्थ में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, नीचे जाते हुए वो डबल हो गया तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, देन इट इज प्रोटीन एंड इट इज लिपिड। ओके, तो ये 4 टाइप की ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं। से क्वेश्चन पूछा जाता है, एफसीआई एजीएमएस बारी क्वेश्चन पूछा गया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हेलमेंथोस्पोरियम ओराइज़े, यस ये भी हमने देखा ऊपर। करनाल बंट इज ड्यू टू द निवोशिया इंडिका या फिर टिलिशिया इंडिका, तो ये सही है। बंट ऑफ राइस इज अगेन निवोशिया, क्योंकि बंट है, बंट उसी से होता है। हिल बंट ऑफ व्हीट, इट इज नॉट कॉज्ड बाय द अस्टिलैगो, क्योंकि अस्टिलैगो जो है वो स्मट कॉज करते हैं, ना कि बंट। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगेन ये बेसिडियो माइकोटिना में ही आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वीट है, वीट डिजीजेस के मामले में काफी इंपॉर्टेंट है, और जो पैडी है वो इस इंसेक्ट के मामले में काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये फोर्थ वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Then next question is, two of the more important diseases of potato whose spread in India has been successfully restricted through plant quarantine measure include। तो प्लांट क्वारंटीन, आई थिंक आप सभी समझते हैं प्लांट क्वारंटीन। पहले से हम इसका लिमिटेड यूज करते थे वर्ड, आज के टाइम पे कोविड की वजह से क्वारंटीन वर्ड या फिर एपिडेमिक एंडेमिक वर्ड सारे काफी कॉमन हो गए हैं। वैसे कौन सी डिजीज है इंडिया में पोटैटो की जिसके लिए प्लांट क्वारंटीन मेजर किए जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है वॉट एंड गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो। ये जो दोनों डिजीज है इसके लिए प्लांट क्वारंटीन मेजर्स यूज किए जाते हैं विद इन स्टेट्स ऑल्सो इन द इंडिया, क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल है या फिर ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे काफी डिजीज देखने को मिलती है जो बाकी एरिया में ना फैले, तो इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज अ डिजीज इज नोन एज। तो एबिलिटी ऑफ पैथोजन, किसी भी पैथोजन की डिजीज करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? सो इट इज पैथोजेंसिटी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग से टर्म्स है यहाँ पे। अब जैसे कभी कई बार होता है हम वायरलेंस से कंफ्यूज होते हैं, तो वायरलेंस इज द डिग्री ऑफ पैथोजन टू कॉज द डिजीज। तो ये डिग्री है, डिग्री बेसिकली वायलेंस कितना है उसमें, कितना वो फैला पा रहा है। पैथोजेंसिस से होती है कि एक टाइप से प्रोसेस है स्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इट इज पैथोजेंसिटी। The next question is an organism that can live and multiply only on other another organism
इज नोन एज, तो जो दूसरे पे जीता है बेसिकली, तो दैट इज डिपेंडेंट या फिर पैरासिटिक भी उसको कह सकते हैं, बट पैरासाइट भी अगेन वो नहीं कहना पॉसिबल होता है जब तक पूरी टाइप से एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे डेफिनेशन में हमें ना दिए हो। तो एग्जैक्ट यहाँ पे जो मैच कर रहा है दैट इज द बायोट्रॉफ। नेक्स्ट इज विच ऑर्डर जनरली कॉज्ड इन द मोस्ट डेडली रस्ट डिजीज ऑफ सीरियल्स। तो जैसे अभी हमने इससे पहले ही डिस्कस किया था, जो बेसिडोमाइकोटिना है या बेसिडियोमाइसीट्स है उसके अंदर आता है यूरिडिनेल्स, अस्टिलिजिनेल्स, और ये काफी कॉमन है कि जो यूरिडिनेल्स हैं उसके वो रस्ट कॉज करते हैं। यूरिडिनेल्स में भी पक्सीनिया, तो जो पक्सीनिया जेनरा है उसके जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं वो रस्ट कॉज करती है। सीरियल्स में खासकर ये बहुत ज्यादा डेडली एक डिजीज है। एंड अस्टिलिजिनेल्स हैं जो ये स्मट कॉज करते हैं। Pucciniaceae and Albuginacea, these are the family, and Albuginacea is different family. Pucciniaceae is under the Iridianales. Okay, Iricifae है ये rot cause करता है, it is not of importance है। So यहाँ पे जो correct answer है हमारा this is Iridianales। Then the symbiotic relation of the lichen is an association with, ये तो बहुत easy question हो गया, lichen का किस symbiotic relationship या फिर association किसके साथ है, this is algae and the fungi। Okay, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि माइकोराइजा किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, कि आप भी कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। The next question is dragon flies in the damsel fly belongs to the which insecta order। तो ये काफी इजी और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हो जाता है कई बार, क्योंकि हम इसको फ्लाइज के उससे कई बार इसको हम कंफ्यूज करते हैं कि ये बेसिकली हेमिप्टेरा या फिर एसोप्टेरा में हो सकता है, बट दिस इज फ्रॉम द ओडोनेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। The type of mouth part present in the butterfly and moths। ये माउथ पार्ट बेसिकली पूछे जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन द यूजेस, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका क्या लाइफ साइकिल है उसके बेसिस पे ये बने होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि बटरफ्लाई में कौन से माउथ पार्ट हो सकते हैं, तो ऑप्शन है आपके पास बेसिकली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इट इज द साइफनिंग टाइप। तो बटरफ्लाई इन माउथ में कैसे होते हैं, साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं। देन रेस्पिंग एंड द सकिंग माउथ पार्ट इन द प्रेजेंट इन प्लांट बग्स एंड मॉस्किटो थ्रिप्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दिस इज थ्रिप्स। जो रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं ये थ्रिप्स पे होते हैं। कई बार हम कंफ्यूज क्या करते हैं, जैसे बग्स एंड मॉस्किटो लिखा है बट यहाँ पे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप नहीं लिखा है। तो मैंने जैसा आपको पहले कल भी बताया था कि हम लोग क्वेश्चन को आधा पढ़ते हैं या फिर आधा समझते हैं, उस वजह से भी कई बार गड़बड़ होती है। तो आपको ये पूरा अच्छे से देखना कि रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप लिखा है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट है और उनके एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप देख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने एंटोमोलॉजी अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वन इंसेक्ट इज बेनिफिटेड बाय द लिविंग और ऑन और इनसाइड अनदर इंसेक्ट विदाउट इंजरिंग द अदर वन इज नोन एज। यहाँ पे कह रहा है कि एक इंसेक्ट बेनिफिट करता है बाय लिविंग और इनसाइड ऑन अनदर इंसेक्ट, मतलब वो बेनिफिटेड होता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के विदाउट इंजरिंग दैट वन। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इज द कमेंसलिज्म। यहाँ पे आप लोग को मुझे डिफरेंस बताना है कि ये कैसे डिफरेंस है सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म से कमेंसलिज्म में, मतलब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से तीनों डिफरेंट कैटेगरी बनती है, ये आपको बताना है। The next question is very important question। The economic threshold level is always, जो economic threshold level है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शंस आपके पास lower, equal, more than, least and none of the above। तो correct answer is the lower than the economic injury level। कैसे, ये हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। जो economic threshold level होता है बेसिकली ये पेस्ट की एक पॉपुलेशन है, अगर जहाँ पे हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये हमको इकोनॉमिक लॉस कॉज करेगी। तो ये दो चीजें हैं, ये आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर ये थ्रेशोल्ड लेवल है, प्लांट की ग्रोथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पेस्ट और टाइम, अगर नंबर ऑफ पेस्ट ऐसे बढ़ते जाएंगे यहाँ तक, क्योंकि वो इकोनॉमिक लॉस कॉस्ट नहीं करेंगे, और अगर वो थोड़ा बहुत लॉस कॉस्ट भी करते हैं तो उससे ज्यादा हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन हमारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि पता चला कि वो लॉस ही इतना नहीं करता और हमने 5,000 की दवाइयाँ खरीद ली, तो उतना भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पहले जब तक वो एक थ्रेशोल्ड लेवल अचीव ना कर ले, जैसे ही थ्रेशोल्ड लेवल अचीव करता है तो फिर हमको पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो लॉस है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होती है, बेनिफिट बहुत कम होता है। यहाँ पे बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। यहाँ पे अगर हमने नहीं किया कंट्रोल तो हमको पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन कम हो जाती है, और हमको यहाँ पे करना ही पड़ता है, क्योंकि बेसिकली जो प्लांट इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और हमको बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। The next question is pest occur in a severe form in a region or locality at a particular season or time only। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़िए तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं एंडेमिक के साथ, क्योंकि पेस्ट यहाँ पे लिखा है पेस्ट occur in severe form in a region
और लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर सीजन और टाइम। यहाँ पे पहले लिखा है कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे है, मतलब रेगुलर है ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। अगर रेगुलर होता तो हम इसको लिख सकते थे ये एंडेमिक होगा। एपिडेमिक में कभी भी लोकेलिटी या रीजन में नहीं होता, वो वाइड स्प्रेड होता है, जैसे कोरोना है। तो ये यहाँ पे है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब कभी भी, कभी कभी सीवियर टू मॉडरेट फॉर्म में किसी पर्टिकुलर एरिया पे किसी पर्टिकुलर रीजन में। तो दिस वन इज द स्पोरेडिक। Now then, next question is the adverse effect of host plant on the insect due to the presence of some toxic substances or absence of required nutritional component is referred as। इसका आंसर है एंटीबायोसिस। मे बी आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं किसी और से। और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि एंटीजोनोसिस का क्या मतलब है। तो बेसिकली एडवर्स इफेक्ट होता है होस्ट प्लांट का ऑन द इंसेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम टॉक्सिक, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोसिस। अब एंटीजोनोसिस क्या होता है ये आप लोग को चैट में बताना है। ओके। Then now the next and the last question is colors are used to classify the toxicity level in the insecticide। जो लेबलिंग होती है उससे हमें पता चल जाता है। रेड होती है, येलो होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है। तो ये क्या क्या सिंबलाइज करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पूछा है कि डिपिक्टेड बाय द ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के लिए इट इज द मॉडरेटली टॉक्सिक। आप बताइएगा कि रेड, येलो और ग्रीन किस किस लेवल के लिए होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग पढ़ ही रहे होंगे वेरियस सोर्सेज से। एंड आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी हेल्प होगी इन क्वेश्चन से। एंड ये क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाए। एंड इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट भी आप हमारी साइट पे जाके दे सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आप डेटा भी जरूर पढ़ें। एंड आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस में से जो करंट वाला पार्ट होता है वो कभी भी 50% या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ने हैं। ये नहीं कि आप ये सारी स्कीम्स वगैरह या डेटा में ही टाइम लगा रहे हैं। आप वो भी पढ़ें, बट आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को भी जरूर पढ़ के जाए। जो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाए। एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब आप ये देख लीजिए आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप हर किसी को थोड़ा थोड़ा टच करके जरूर जाए, पढ़ के जरूर जाए। जो बिल्कुल नहीं समझ आता उसको छोड़ सकते हैं, बट अदरवाइज आप इनको जरूर पढ़ें। पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी मैंने बता ही दिया है कि बहुत ज्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाता है। बहुत इन डेप्थ स्टडी की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ साइकिल्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे भी तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, एंड अब आपके पास टाइम है नहीं। तो आप जस्ट रिवाइज कर सकते हैं, एंड जो जितना आपसे हो सके आप उतना पढ़ें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस भी हमारी मिलते रहे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप हमारे साथ बने रहें। कोई भी क्वेरी होती है आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।